Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and also hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CPC 1908 का ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 जो है वो किसके बारे में है? ऑर्डर 2 है फ्रेम ऑफ सूट के बारे में, कि जब हम अदालत में सूट फाइल करते हैं तो वो सूट किस तरह का होना चाहिए, उसका फ्रेम किस तरह का होना चाहिए कि आपकी जो लिटिगेशन है वो ना तो ज़्यादा लंबी चले और जो रिलीफ क्लेम किया है वो एज सुन एज पॉसिबल आपको मिल सके। तो रूल 1 क्या कहता है ऑर्डर 2 का? फ्रेम ऑफ सूट कैसा होना चाहिए? फ्रेम ऑफ सूट में दरअसल दो चीज़ें आएंगी। आपका जो फ्रेम ऑफ सूट है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसमें ग्राउंड्स मेंशन किए गए हों, ऐसे ग्राउंड्स जिनकी बेस पे अदालत आसानी से फाइनल डिसीजन ले सके। ठीक है, मतलब आपने अपने सूट में ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करनी है और इतना प्रिसाइजली और कंसाइजली उसको आपने बताना है अपने सूट में कि आप क्या रिलीफ क्लेम करना चाहते हैं, और एक एक बात आपने इस तरीके से एक्सप्रेसली बयान करनी है कि कोर्ट जो है वो आसानी से फाइनल डिसीजन तक पहुंच सके। आपने ऐसे ग्राउंड्स बीच में लिखने हैं जिसके ज़रिए आप अपना जो रिलीफ है वो हासिल कर सकें। पहली चीज़ ये। दूसरी बात क्या है कि फ्रेम ऑफ सूट जो है वो कैसा होना चाहिए? ऐसे ग्राउंड्स बीच में ऐड करेंगे टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन, कि जो आपकी लिटिगेशन है वो बहुत लंबी लिटिगेशन ना चले, जो सूट है वो एज सून एज पॉसिबल जो है वो डिसाइड हो जाए। ठीक है, एंडलेस लिटिगेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। आपका फ्रेम सूट का इस नौयत का होना चाहिए कि जल्द से जल्द को जो कोर्ट है वो उन ग्राउंड्स को देखते हुए आपने जो रिलीफ क्लेम किया है उस पर कोई ना कोई फाइनल डिसीजन दे सके। उसके बाद है रूल 2। रूल 2 क्या कहता है? सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। वो कहते हैं कि जब एक प्लेंटिफ ने सूट फाइल करना है तो वो अपने उस सूट के अंदर उसके सेम कॉज ऑफ एक्शन है उससे रिलेटेड उसके जितने भी क्लेम्स हैं, हो सकता है कि उसका क्लेम एक ना हो, उसके मोर देन वन क्लेम हो। जैसे अगर वो रिकवरी ऑफ पोजेशन चाहता है प्रॉपर्टी की तो उसके साथ साथ वो मीन्स प्रॉफिट भी मांगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक से ज़्यादा जो है उसने रिलीफ क्लेम किए हैं सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर। तो रूल 2 क्या कहता है ऑर्डर 2 का? वो कहता है कि सूट ऐसा होना चाहिए जिसमें आप तमाम क्लेम जो है वो एक साथ मेंशन करेंगे, सेपरेटली उसके लिए आप सूट फाइल नहीं करेंगे। कॉज ऑफ एक्शन सेम है, उससे रिलेटेड आपको जितने क्लेम रिलीफ क्लेम करने हैं अगेंस्ट द डिफेंडेंट, कि आप अदालत से कह रहे हैं कि मुझे ये रिलीफ चाहिए। ठीक है, तो वो आप सबके सब एक ही सूट में मेंशन करेंगे। होल क्लेम, एक तो सबके सब जो क्लेम है वो एक ही सूट में मेंशन होगा, और प्लेंटिफ कैन आल्सो रिलिंक्विश एनी क्लेम। उसके एक से ज़्यादा क्लेम उसने किए हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा उसने रिलीफ क्लेम किए हैं कि मुझे ये रिलीफ चाहिए। और क्या कर सकता है प्लेंटिफ? उनमें से किसी एक क्लेम को रिलिंक्विश भी कर सकता है अपनी मर्जी से, मतलब ख़त्म भी कर सकता है कि चलो ये क्लेम मैं रहने देता हूँ, मुझे इस क्लेम की हद तक जो है वो फैसला हो जाए। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि ऐसा सूट है जिसकी वैल्यू जो है सब्जेक्ट मैटर की वो ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन प्लेंटिफ क्या करता है, अपना एक क्लेम जो है वो छोड़ देता है, जिससे क्या होता है कि सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू कम हो जाती है, ताकि उसको जो है वो किसी और कोर्ट में ना जाना पड़े, हायर कोर्ट में ना जाना पड़े सूट फाइल करने के लिए। उसने जो है अपनी आसानी के लिए एक अपना क्लेम जो है वो रिलिंक्विश कर दिया कि हो सकता है मैं अपना एक क्लेम रिलिंक्विश करूँ, ख़त्म कर दूँ, तो सब्जेक्ट मैटर जो है उसकी वैल्यू कम हो जाए और मेरे नज़दीक जो कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन में वो केस आ जाए। ठीक है, तो ये था इसका कि वो अपने क्लेम में से कोई एक क्लेम जो है उसको रिलिंक्विश भी कर सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, रूल 2 में बताया कि अगर एक क्लेम रिलिंक्विश कर दिया है उसके बाद वो दोबारा से उस पर सूट फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, उसने एक सेम कॉज ऑफ एक्शन में रिलिंक्विश कर दिया है अपना कोई क्लेम, तो दोबारा से वो उस रिलिंक्विश किए हुए क्लेम को, ख़त्म किए हुए क्लेम को दोबारा से रेज नहीं कर सकता।
थर्ड पॉइंट क्या है रूल 2 में कि पर्सन एंटाइटल फॉर मोर देन वन रिलीफ। एक पर्सन है, एक प्लेंटिफ है, वो इस चीज़ का अहल है, एंटाइटल है कि वो मोर देन वन जो है क्लेम जो है वो रिलीफ क्लेम कर सके अगेंस्ट द डिफेंडेंट। और कॉज ऑफ एक्शन भी सेम है जैसे हमने ऊपर बात की। लेकिन अगर वो ओमिट करता है, ओमिट करने का मतलब है कि उसने छोड़ दिया है टू सू फॉर ऑल और एनी सच रिलीफ, उसका हक था कि वो तमाम रिलीफ जो है वो क्लेम करता, लेकिन उसने कोई एक रिलीफ जो है वो छोड़ दिया है या तमाम के तमाम ही छोड़ दिए हैं, तो उसके बाद क्या होगा, ही शिल नॉट आफ्टरवर्ड सू, वो दोबारा उसके लिए सू नहीं कर सकता, दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसने मर्जी से, बेशक इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसने वो छोड़ दिया है जब उसे मौका मिला था, तो दोबारा उसको इस चीज़ का मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं रूल 3 पर, जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। इसका क्या मतलब है कि कॉज ऑफ एक्शन जो है वो एक से ज़्यादा है, तो क्या उन्हें ज्वाइन किया जा सकता है? एक सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक प्लेंटिफ के सिवरल कॉज ऑफ एक्शंस हैं, ठीक है, डिफेंडेंट एक है, प्लेंटिफ भी एक है, लेकिन कॉज ऑफ एक्शन क्या है, एक से ज़्यादा है। तो प्लेंटिफ जो है एक ही सूट में सेवरल कॉज ऑफ एक्शन को एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है, ठीक है, ये उसके ऊपर है कि वो कर सकता है, उसको इजाज़त है इस चीज़ की कि अगर एक से ज़्यादा उसके कॉज ऑफ एक्शन है, फॉर एग्जांपल एक उसका प्रॉपर्टी का मामला है, सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, दूसरा उसका कोई और मामला चल रहा है, प्रॉपर्टी के अलावा भी उसका कोई मामला चल रहा है जो कि सिविल नेचर का सूट है, तो वो सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक ही सूट फाइल कर सकता है डिफरेंट कॉजेज ऑफ एक्शन का। उसमें उसके बाद इस रूल 3 में दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि मोर देन वन अगर प्लेंटिफ्स हैं तो सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट उनका जो है वो क्लेम है। डिफेंडेंट एक है, एक ही बंदे के खिलाफ काफ़ी लोगों के क्लेम है, तो प्लेंटिफ एक से ज़्यादा हो सकते हैं सेम डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक ही सूट में, तो यस हो सकते हैं। एक से ज़्यादा प्लेंटिफ जॉइंटली इंटरेस्टेड अगेंस्ट सेम डिफेंडेंट, एक डिफेंडेंट है और जो प्लेंटिफ है वो एक से ज़्यादा है, तो वो एक ही सूट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट और कॉज ऑफ एक्शन भी उनका जो है वो सेम ही होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम रूल 4 पर। रूल 4 क्या कहता है कि ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी जॉइंड फॉर रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो कहते हैं कि जब रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात आती है तो जो है हम एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन जो है डिफरेंट वो उसके साथ ज्वाइन नहीं कर सकते एक ही सूट में, लेकिन सर्टेन क्लेम्स जो हैं, जो कुछ क्लेम्स हैं वो ज्वाइन किए जा सकते हैं उसके साथ, वो नीचे गिवन है एक्सेप्शन में, ठीक है। सिंपल बात यह है कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का सूट होता है तो उसमें हम कोई डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन ऐड नहीं कर सकते, या एक से ज़्यादा जो है उसके अलावा हम कॉज ऑफ एक्शन ऐड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सर्टेन क्लेम्स ऐसे हैं जो ऐड किए जा सकते हैं, जो कि ये है मीन्स प्रॉफिट। एक प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी का सूट फाइल उसने किया है, उसके साथ वो उसी प्रॉपर्टी का मीन्स प्रॉफिट भी क्लेम कर सकता है। कैसे कि रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल वो किसी और के कब्जे में थी, किसी और की पोजेशन में थी, वो उसने वापस ली, साथ ही उसने मीन्स प्रॉफिट के लिए भी क्लेम कर दिया कि जितना अरसा उस इलीगल पोजेसर ने मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर गुजारा है वो जो है उसके ऊपर से उसने जो मुनाफा कमाया है वो भी मुझे दिया जाए, या उसका मुझे रेंट दिया जाए। ये क्या है, मीन्स प्रॉफिट है। मीन्स प्रॉफिट या फिर रेंट के जो मामलात होते हैं उसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो क्लेम कर सकता है, जो है ये एक एडिशनल क्लेम हो गया उसका। या फिर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट देयर ऑफ हेल्ड, उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसके साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के साथ साथ वो उसकी डैमेजेस का भी क्लेम कर सकता है। तीसरी बात क्या है कि रिलीफ सॉर्ट, जो भी रिलीफ वो मांग रहा है वो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे बेस करना चाहिए। सेम कॉज ऑफ एक्शन पे बेस करने का क्या मतलब है कि रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वही उसका बेस होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड वो जो है अपना क्लेम रिलीफ वो क्लेम कर सकता है। उसके बाद आ जाता है रूल 5। रूल 5 हमें क्या कहता है, क्लेम बाय और अगेंस्ट एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर और हेयर। वो कहते हैं कि
किसी के अगेंस्ट, जो कि एक बंदा ऐसा है, एग्जीक्यूटर है, अगर कोई पर्सन किसी दूसरे बंदे का एग्जीक्यूटर है, फॉर एग्जांपल विल का एग्जीक्यूटर है या किसी और चीज़ का एग्जीक्यूटर है या एडमिनिस्ट्रेटर है या उसका लीगल हेयर है, तो उसकी उस कैपेसिटी में आप उसको सू नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बाप का अगर मामला चल रहा है किसी के साथ, किसी ने प्लेंटिफ ने बाप को किसी के अगेंस्ट जो है वो सूट फाइल किया है, बाप के अगेंस्ट अगर सूट फाइल किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो उसका लीगल हेयर है या फिर जो उसका बेटा है, तो बाप के बजाय जो है वो बेटे के ऊपर सूट फाइल कर दिया जाए, क्योंकि बेटा जो है वो उसका सिर्फ लीगल हेयर है, उसके ऊपर सूट फाइल नहीं आप कर सकते, क्योंकि उसकी आप उस कैपेसिटी में उसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते। आप उसके ऊपर तब क्लेम करेंगे उसके अगेंस्ट या तब सूट फाइल करेंगे जब उसका जो है अपनी बाप की एस्टेट में जो है वो लिंक होगा, जब उसके विरासत में जो है उसको वो प्रॉपर्टी बाद में मिलेगी, ठीक है, तब जो है प्लेंटिफ जो है उसके अगेंस्ट जो है वो सूट फाइल कर सकता है। इसी तरह बात जो है उन्होंने डिफेंडेंट की भी की है कि एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटर और लीगल हेयर की जो अपनी कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी में उसको सू नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका जो डायरेक्ट लिंक हो वो डिसीज्ड पर्सन की एस्टेट के साथ ना हो जाए, और जब तक वो लाइबल ना हो कि डिसीज पर्सन के साथ साथ उसको भी जॉइंटली सू किया जाए, जब तक वो इस काबिल ना हो, तब तक आप जो है एक पर्सन जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटर के तौर पे काम कर रहा है या एडमिनिस्ट्रेटर है या सिर्फ अभी लीगल हेयर है उसका, अभी उसके ऊपर प्रॉपर्टी जो है वो डिवॉल्व नहीं हुई उसको, तब तक आप जो है उसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते। ये है रूल 5। अब हम आते हैं रूल 6 पर। रूल 6 क्या कहता है? रूल 6 कहता है पावर ऑफ द कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। हमने जो ऑर्डर 1 पढ़ा था उसमें भी हम लोगों ने ये रूल पढ़ा था एक, कि कोर्ट के पास ये पावर है कि जब वो चाहे सेपरेट ट्रायल जो है उसका ऑर्डर दे सकती है, कि अगर जो है जो डिले हो रहा है, लिटिगेशन जो है वो डिले हो रही है किसी वजह से, लेकिन वो हमने पढ़ा था प्लेंटिफ्स के हवाले से, कि अगर प्लेंटिफ जो है कोई एक जो है वो नहीं आ सकता, किसी एक प्लेंटिफ की वजह से डिले हो रहा है काम, तो उसको जो है वो सेपरेट ट्रायल अपना चलाने का ऑर्डर देगी कोर्ट। लेकिन ऑर्डर 2 में हम लोग क्या पढ़ते हैं रूल 6 में, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, कि अगर कॉज ऑफ एक्शन जो कि ज्वाइन किए थे, सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन है, डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन है, मतलब कि मसला डिफरेंट है और वो एक ही सूट में उन्हें ज्वाइन कर दिया गया है, तमाम जितने भी कॉज ऑफ एक्शंस हैं डिफरेंट वो एक ही सूट में है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि ये सारे के सारे कॉज ऑफ एक्शन या उनमें से कोई एक जो है उसकी वजह से जो लिटिगेशन है वो सही तरीके से नहीं चल रही, या इफ़ एनी कॉज ऑफ एक्शन जॉइंड कैन नॉट बी कन्वीनियंटली ट्राइड, या किसी एक के उसमें होने की वजह से केस की जो ट्रायल है वो कन्वीनियंटली नहीं हो सकता, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसके पास ये पावर है कि कोर्ट में ऑर्डर फॉर सेपरेट ट्रायल्स की कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है कि इस कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड जो है आप एक सेपरेट सूट जो है वो फाइल करें। उसके बाद अमेंडमेंट जो है उसमें 6A जो है ऐड किया गया था रूल इसमें ऑर्डर 2 में, जिसमें बात की है कंसोलिडेशन ऑफ सूट की। यहाँ हमने बात की कि कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो ये कह सकती है कि अगर कॉज ऑफ एक्शन एक से ज़्यादा है और किसी एक की वजह से जो है वो कन्वीनियंटली काम नहीं हो रहा, तो वो सेपरेट ट्रायल्स का ऑर्डर देगी। यहाँ कंसोलिडेशन की बात हुई है कि अगर कंसोलिडेशन का मतलब होता है एक साथ मर्ज कर देना, एक साथ मिला देना, ठीक है। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा सूट एक ही अदालत में चल रहे हैं जो कि सेम नेचर के हैं, सेम पार्टीज़ के दरमियान है, उनका सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, ठीक है, सेम नेचर का सूट है, सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, पार्टीज़ भी सेम है और उसी कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो ऑर्डर करेगी कि कोर्ट कैन कंसोलिडेट टू अवॉइड मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट, कि कोर्ट के ऊपर बर्डन पड़ता है कि डिफरेंट सूट जो है वो एक ही अदालत में चल रहे हैं, तो कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो कहेगी कि ये सेम टू सेम नेचर के केस हैं भी, पार्टीज़ भी सेम है, सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, तो क्यों ना इनके जो सूट हैं उनको मर्ज कर दिया जाए, उनको एक ही सूट के अंडर लेकर आया जाए, तो वो कंसोलिडेट कर सकती है। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है वो ना पड़े, सूट की मल्टीप्लिसिटी जो है उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रूल 7 पर। रूल 7 क्या कहता है? ऑब्जेक्शन एज टू मिस जॉइंडर। हमने मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर का कॉन्सेप्ट पढ़ा। मिस जॉइंडर क्या होता है कि जब ऐसा कोई आपने, लेकिन हम लोगों ने जो ऑर्डर 1 में मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर का कंसेप्ट पढ़ा था वो पार्टीज़ के हवाले से पढ़ा था,
लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉज ऑफ एक्शन के हवाले से। मिस जॉइंडर का क्या मतलब है कि कोई गलत या रॉन्ग कॉज ऑफ एक्शन जो है आप उसको अपनी सूट में ले आए हैं, या कोई आपसे मिस्टेक हो गई है कॉज ऑफ एक्शन ऐड करने में, ठीक है, या अननेसेसरी कॉज ऑफ एक्शन आप ऐड कर बैठे हैं, तो उसके बाद आप रूल 7 के अकॉर्डिंग आपके पास क्या रेमेडी है कि आप एज सुन एज पॉसिबल या अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जब वो केस आपने फाइल किया है तो जैसे ही आपको पहला मौका मिले आप कोर्ट को ये ऑब्जेक्शन रेज करेंगे कोर्ट में कि यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन जो है वो सही रेज नहीं हुआ, ठीक है, मिस जॉइंडर हुआ है कॉज ऑफ एक्शन का, तो आपको जो है वो कोर्ट टाइम देगी उसको करेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप जो है अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे ये ऑब्जेक्शन रेज नहीं करते तो यही समझा जाएगा कि आपने उसे वेव कर दिया है, आपने ये अपना जो हक है उसको वेव कर दिया है, छोड़ दिया है ऑब्जेक्शन रेज करने का, ठीक है। ये है रूल 7। अब हम पढ़ते हैं रूल 8। अच्छा, एक बात जो है वो आपने माइंड में रखनी है कि ये जो रूल 8 आया है ये लाहौर हाई कोर्ट की अमेंडमेंट जो है उसके थ्रू ये आया है, ठीक है। ये जो मैंने पहले भी 6A जो रूल इसमें पढ़ाया है वो लाहौर हाई कोर्ट की अमेंडमेंट है, उसके हवाले से पढ़ाया है। बाकी जो ऑर्डर है वो सबके लिए, चारों प्रोविंसेस के लिए सेम जो है वो होगा। रूल 8 जो है ये लाहौर हाई कोर्ट की अमेंडमेंट है। उसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि जब मिस जॉइंडर, जो हमने लास्ट जो है रूल 7 पढ़ा है, ऑब्जेक्शन एज टू मिस जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है, अगर ऑब्जेक्शन जो है वो प्लेंटिफ ने या किसी ने रेज किया है पार्टीज़ में से कि कॉज ऑफ एक्शन जो है वो गलत जो है वो रेज हो गया है, तो कोर्ट अगर उसको अलाउ कर देती है कि अपना कॉज ऑफ एक्शन चेंज करके लाओ, ये जो कॉज ऑफ एक्शन इसमें ऐड करना चाहते हो वो करो, तो प्लेंटिफ जो है वो सिलेक्ट करेगा कॉज ऑफ एक्शन, और कॉज ऑफ एक्शन सिलेक्ट करने के बाद उसको वो उस सूट में ऐड करेगा और अपनी जो प्लेंट है उसको अमेंड करेगा, चेंज करेगा, क्योंकि जो पहले उसने कॉज ऑफ एक्शन बीच में ऐड किए थे उसको स्ट्राइक आउट करेगा, उसको निकालेगा, अपनी प्लेंट में इस वाले नए कॉज ऑफ एक्शन को ऐड करेगा, प्लेंट अमेंड हो जाएगी और वो कोर्ट में देगा। और साथ साथ कोर्ट उसको कोर्ट फीस लगाने का भी कहेगी, क्योंकि जब उसने कॉज ऑफ एक्शन चेंज कर दिया है, सब्जेक्ट मैटर चेंज हो जाएगा, तो उसकी जो वैल्यूएशन है, कोर्ट फीस जो उसके ऊपर लगानी है, हो सकता है वो भी चेंज हो जाए। तो जो कोर्ट है वो उसको कहेगी कोर्ट फीस साथ लगाने की, जो कि ज़रूरी है। तो ये कहा है लाहौर हाई कोर्ट की जो अमेंडमेंट है उसके अकॉर्डिंग रूल 8 में ये बातें कही गई हैं। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.